नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार का चुनाव बीत गया है, एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ चुके हैं और सब लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन परिणाम से पहले जब हम पलटकर बिहार चुनाव 2020 को देखते हैं तो कई मायनों में यह चुनाव हमें अलग नजर आता है। इस बार चुनाव में वादों की बहार थी तो कोविड काल के बावजूद भी जनता का उत्साह चुनाव में साफ नजर आ रहा था। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को बिहार की सियासी पार्टियों और सियासी नेताओं ने किस तरीके से लड़ा है और इस चुनाव को किस तरीके से याद रखा जाएगा। कहते हैं चुनाव तो हर जगह होता है, लेकिन बिहार चुनाव की तासीर ही अलग है। जिसने दुनिया भी देखी तो क्या देखा अगर बिहार का चुनाव नहीं देखा। बिहार का चुनाव इस बार कई मायनों में बेहद खास था। सबसे पहले तो ये चुनाव जब तक चला, इसमें निजी आक्षेपों, व्यक्तिगत हमलों और दूसरे दावों के इतर चुनावी मुद्दे ही इस बार छाए रहे। चुनाव के चर्चित चेहरों पर नजर डालें तो सबसे पहले नाम आता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार लगातार चौथी बार जीत के इरादे से चुनावी मैदान में उतरे। 15 साल में किए गए कामों को गिनाया और आने वाले 5 साल की एक तस्वीर पेश की। अब देखना है कि जनता उनकी बात पर कितना यकीन करती है। समय कम है। कई लोग मेरी आलोचना करते थे कि लड़की को साइकिल दे रहा, लड़की कहां साइकिल चलाती है, वो साइकिल चलाएगी उसको लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए जवाब दिया था, कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल मिल रहा, आप देखिएगा क्या दृश्य होगा। नीतीश कुमार के बाद चर्चा में रहे तेजस्वी यादव। तेजस्वी के लिए यह चुनाव टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 31 साल के एक युवा ने बड़ी बड़ी पार्टियों और बड़े बड़े सुरमाओं के छक्के छुड़ा दिए। जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री करीब आधा दर्जन सभाएं ही कर पाए थे, जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री करीब 4-6 सभाएं करते थे, वहीं एक एक दिन में तेजस्वी ने करीब 1.5 दर्जन सभाएं की। हर मंच पर मुद्दा एक ही था, बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी। दिल पे हाथ रख के बोलिए, जब थाना ब्लॉक जाते तो बिना चढ़ावा दिए कोई काम होता है? गरीबी बढ़ी है कि घटी है? महंगाई बढ़ी है कि घटी है? भ्रष्टाचार बढ़ा है कि घटा है? आप देखिएगा, शिक्षा को चौपट कर दिया। यहाँ के तो अस्पताल खुद ही आईसीयू में, क्या बदहाल स्थिति में है, किसी से छुपा नहीं है। इसलिए एक कारखाना लगाया इन लोगों ने, एक नौकरी रोजगार दिया इन लोगों ने, तो क्या किया? जब कुछ नहीं किया तो जो करने वाला है उसको मौका दीजिए। जेडीयू और आरजेडी के उलट बीजेपी ने इस चुनाव में किसी चेहरे को आगे नहीं किया। हालांकि केंद्र और बिहार के भाजपाई छत्र चुनाव में डटकर मोर्चा लेते रहे। प्रधानमंत्री और 1 दर्जन कैबिनेट मंत्रियों की सभाएं हुई और चुनाव में 19 लाख सरकारी नौकरी का वादा भी किया गया। भाई और बहनों, बीते दशक में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार की मजबूत नींव रखी है। बात अगर कांग्रेस की करें तो पार्टी इस बार विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। पिछले चुनाव में 41 पर लड़ने के बावजूद पार्टी को 27 सीटें मिली थी। ऐसे में पार्टी आलाकमान ने केंद्रीय नेताओं की ड्यूटी बिहार के चुनाव में लगाई। पार्टी ने मेहनत पूरी की, लेकिन मेहनत कितनी रंग लाएगी, इसके लिए 10 तारीख का इंतजार होगा। हम लोग आशावान थे, रिजल्ट हम लोग के अनुकूल होगा और आप लोग का जो एग्जिट पोल का रिपोर्ट आया है, हम समझते हैं इससे बेहतर रिजल्ट होने की संभावना है। दो प्रमुख गठबंधन के अलावा
और भी कई पार्टियां चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मौत के बाद लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव में पूरी ताकत लगा रही थी, तो पप्पू यादव भी अपने गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में थे। इधर उपेंद्र कुशवाहा ने भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर चुनाव में जोर लगाया, लेकिन जनता ने उनमें से किसे कितना पसंद किया है, ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। दरअसल बिहार चुनाव 2020 को किस बात के लिए याद रखा जाएगा, इसकी बात तो हम कर ही रहे हैं। साथ ही जो तमाम सियासी पार्टियां हैं और जो उनको नेतृत्व देने वाले जो सियासी लीडर हैं, उन्होंने किस तरीके से इस चुनाव को लड़ा, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम ये बताएंगे कि आखिर कौन सी पार्टी किस तेवर के साथ चुनाव के मैदान में थी और मुद्दे जो थे वो कौन कौन से थे। आपको बता दें कि हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ा हुआ है और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आशुतोष भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आशुतोष हैं, जी मीडिया संवाददाता, लगातार उन्होंने पूरे चुनाव को कवर किया है, अलग अलग जगहों पर जाकर सभी पार्टी के नेताओं की रैलियों को कवर किया है। आशुतोष, सबसे पहले आपसे, अगर आपसे पूछें कि आपने सभी पार्टियों को देखा 2020 के चुनाव में, आरजेडी की बात हो, जेडीयू की बात हो, बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो या फिर दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, तमाम दूसरी जो पार्टियां थी, तो अगर सबकी बात करें तो इस बार क्या खासियत रही 2020 के चुनाव में, बिहार के चुनाव में? देखिए, सबसे खास बात ये रही कि बिहार में अब तक जो भी चुनाव की परिपाटी रही है वो कास्ट आधार पर वोटिंग होती रही है, लेकिन 2020 चुनाव में ये कहीं ना कहीं जो अवधारणा थी वो टूटी है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो बेरोजगारी, आपने देखा होगा कि मार्च के बाद जो लॉकडाउन की स्थिति हुई थी उसके बाद बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हुए हैं और उसी बेरोजगारी को महागठबंधन की तरफ से मुद्दा बनाया गया। और आप जो एग्जिट पोल देख रहे हैं, जो नतीजे देख रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा एजेंडा बेरोजगारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और महागठबंधन ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को कैश करने में सफलता हासिल की है। हाँ, एक सबसे अच्छी बात जो अब तक लोग ये कहते थे कि जातिगत समीकरण के आधार पर ही वोट पड़ते हैं, वो अवधारणा यहाँ पर टूटती हुई नजर आ रही है। हालांकि 10 तारीख को पता चलेगा कि वो अवधारणा कितनी टूट पाई है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरोजगारी एक मुद्दा बना। और साथ ही साथ जो लगातार 15 सालों से सरकार नीतीश कुमार की थी, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर पहले से हावी था और उसके ऊपर बेरोजगारी का मुद्दा हावी हो गया। और साथ ही साथ अगर आप बाढ़ की स्थिति देखेंगे तो खासतौर से चंपारण के इलाके में और उसके आसपास, तो बाढ़ ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया था। वहां की जनता परेशान थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई थी, उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं इस पर, इस चुनाव में नजर आया। पर दिखा। आशुतोष, एक सवाल हमारा यहाँ पर यह है आशुतोष, बिल्कुल अलग है जी। पहले भी चुनाव हुए थे, लेकिन क्या मैनिफेस्टो की या घोषणा पत्र की जितनी चर्चा इस बार हुई, पहले कभी नहीं देखी गई थी? देखिए, सभी दलों के घोषणा पत्र थे, अलग अलग घोषणा पत्र थे, लेकिन तेजस्वी यादव के तरफ से जो घोषणा पत्र दिया गया, सबकी निगाहें वहां थम गई। ये माना जाता है कि 55 से 60% युवा जो हैं वो वोट करते हैं और खास तौर पर युवाओं की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा या इच्छा कहते हैं वो नौकरी की होती है और उसी को प्लांट किया गया। 10 लाख नौकरियां बहुत बड़ी चीज होती है। और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से भी किसानों को ऋण माफ किए जाएंगे और नौकरियां दी जाएंगी और पहली कैबिनेट की बैठक में नौकरी दी जाएगी। तो कांग्रेस ने भी उसी एजेंडे को, सेम एजेंडे को लागू किया। किसानों का उनका एजेंडा पहले से है, बेरोजगार जो युवक हैं उनको। बिल्कुल, तो आशुतोष यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से महागठबंधन के सभी दलों ने अपने घोषणा पत्र में जो जो बातें कहीं, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर असर होता हुआ दिख रहा था। और रुक करेंगे अपने गेस्ट का। रवि उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि जी, आपने भी सुना आशुतोष को, घोषणा पत्र के लिहाज से अगर देखें सभी पार्टियों का घोषणा पत्र, तो जितनी चर्चा इस बार हुई घोषणा पत्र की कभी नहीं हुई थी। रवि जी। देखिए राजेश जी,
घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र, संकल्प पत्र, यह तमाम तरह का नाम दिया गया और सब जगह में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि हम भी जो है सो रोजगार सृजन की बात उसने की, उसने रोजगार की बात नहीं की, रोजगार सृजन की बात की। तो रोजगार सृजन की बात की और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल ने सीधे बोला कि हम पहली सरकार बनेगी तो फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग में ही हम जो है सो 10 लाख लोगों को माने साइन करेंगे और रोजगार देंगे। तो यह बड़ा इंपैक्ट लाया लोगों पे कि यह राष्ट्रीय जनता दल कह रही है और कि 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। तो इसका बहुत माने लाउड एंड क्लियर मैसेज रहा लोगों के बीच में और यह कहीं ना कहीं छाप अपना छोड़ा, जिसका नतीजा वोट में अब आप देखे होइएगा कि जितनी जगह पर तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता जाते थे वहां पे लोगों की भीड़ होती थी, उसमें अधिकांश युवा होते थे। तो यह एक बात थी। नीतीश कुमार की रैली में या नीतीश कुमार की सभा में आप देखिएगा महिला निश्चित तौर पर रहती थी, लेकिन आधी आबादी की बात हम लोग जरूर करते हैं और वो लेकिन जो युवा वर्ग है तो यह युवा वर्ग जो है सो तेजस्वी के साथ में सात निश्चय को लेकर क्या रुख था लोगों में? उनकी पार्टी देखिए 7 निश्चय की बात जहां तक नीतीश कुमार की है, बहुत अच्छी योजना है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह पानी का लाइन गया, टंकी बने, मीनार बना, लेकिन कहीं नल में कहीं जगहों पर आप देखेंगे कि उसमें नल में पानी नहीं आ रहा है। मीनार बना तो मीनार ध्वस्त हो गया। तो यह सब कहीं कुछ जगह पर कुछ जिलों में सुदूर इलाकों में आपको खामियां देखने को मिली। और वो 7 निश्चय पार्ट 2 का जो उसने उन लोगों ने घोषणा किया, उससे पहले चिराग पासवान ने जो बयान दिया कि 7 निश्चय में भ्रष्टाचार है, घोटाला है, जी आरोप लगा दिया। और उसके बाद से वो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है पहले ये करेंगे, मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे। तो माने तमाम तरह की बातें हुई। तो इसका एक दूसरा मैसेज लोगों में गया। बिल्कुल रवि जी, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी ये सवाल ले लेते हैं। मैं दोबारा आता हूं रवि उपाध्याय आपके पास। संजय जी, ये घोषणा पत्र तमाम पार्टियों ने दिया, सबने अपनी अपनी बात रखी। पहले तो बीजेपी के नेता बोलते रहे कि 10 लाख नौकरी देना संभव नहीं है, उसके बाद फिर आ गए कि नहीं हम 19 लाख रोजगार सृजन करेंगे। तो इससे भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। और दूसरी बात यह कि जो 7 निश्चय की बात थी, अगर 7 निश्चय 2 की बजाय कुछ और रखा होता तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता, हालांकि परिणाम अभी आया नहीं है। संजय जी, देखिए 7 निश्चय 2 का कितना इम्पैक्ट पहले रखते तो पड़ता नहीं पड़ता ये तो बात की चीज है, लेकिन यहाँ तेजस्वी चैलेंजर की भूमिका में थे। और जो चैलेंजर होता है वो कोई बात बोलता है, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक्स आप समझते रहें, समझाते रहें, उसके फाइनेंस पार्ट को समझाते रहें कि अगर इंस्टीट्यूशनल आप कहीं स्थापित नहीं करते हैं इंस्टीट्यूशन को, अगर वो पोस्ट क्रिएट नहीं करते हैं तो वो नौकरी दे कहाँ से देंगे। तेजस्वी उसमें कामयाब दिखे। उन्होंने बताया कि कितने पोस्ट वैकेंट हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कितने पोस्ट वैकेंट हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो एक लोगों के मन में लगा चलो 10 लाख की बात इन्होंने कही है, 5 लाख भी अगर नौकरी देते हैं तो कुछ तो होगा बिहार का भला। क्योंकि 2 स्थितियां बन रही थी। एक स्थिति बन रही थी कि एक रोजगार के सवाल तो थे ही, ऊपर से जो छौंक का काम किया वो कोरोना में जो वापस आए 30-40 लाख जो मजदूर थे प्रवासी जिनको आप कह रहे हैं वो मजदूर थे, वो जब भटकते हुए आए लंबी दूरी तय कर करके और जिस तरह की वो पीड़ा और जिस तरह की वेदना को झेलते हुए वो लौटे, उन्होंने एक नैरेटिव डेवलप किया कि अगर बिहार में कुछ होता तो हमको दूसरे राज्य में जाके भटकने की जरूरत क्यों पड़ती, सही बात, हम क्यों वहां जाते, क्यों उस तरह की स्थिति को झेलते। तो ये जो स्थिति थी और उसमें तेजस्वी ने अगर कहा रोजगार की बात, चूंकि अभी भी जो 18 साल से लेके 40 साल तक के उम्र के जो वोटर हैं वो 52% हैं बिहार में, और ये जो वोटर हैं ये तेजस्वी की तरफ मुखातिब दिखे। वहीं 40 से ऊपर जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं, जिनकी बात आप इनसे पूछ रहे थे महिला मतदाताओं को लेकर के, जो एडल्ट जो मतदाता थे, जो बुजुर्ग मतदाता थे, उनकी बात कर रहे थे, उनका झुकाव एनडीए की तरफ रहा। वो 7 निश्चय से लेकर के और जंगल राज तक को समझने के लिए तैयार थे, लेकिन जो 18 साल से लेकर 40 साल तक के जो युवा थे उसके सामने सपना था। उसको लग रहा था कि अगर ये सीधे अगर ये कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे तो इसकी संभावना है, तब कहीं तो ये बातें अपील कर रही थी, ये देंगे नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल जी तो ये बातें उनको अपील कर रही थी। और आप एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा सर। और इसमें जो एक मूल चीज हुई कि जो बिहार का चुनाव उसका जो डिस्कोर्स होता था सोशल केमिस्ट्री,
बिल्कुल। सोशल केमिस्ट्री की जगह पर एजेंडा सेट कर दिया तेजस्वी जी ने नौकरी। बिल्कुल। और इस नौकरी को न तो भारतीय जनता पार्टी कैटर कर पाई और न जेडीयू कैटर कर पाई। बिल्कुल। ये उसी को समझाने में रह गए कि अगर ये अपनी बोल रहे हैं पिच तो पर ये ले आए करेंगे खेलने कहाँ के से? लिए, और उसका फिलहाल असर होता है यहां पर दिख रहा है। अब चुनाव 2020 को कई बातों के लिए याद रखा जाएगा। इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले विवादित बयानों में कमी आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी विवादित बयान सामने आ रहे थे। कई तरह के बयान आए। शुरुआत यहां से हुई कि जो कश्मीर के आतंकवादी बिहार आ जाएंगे। इसके बाद यह कहा गया कि अगर बीजेपी की जीत नहीं होगी तो राम मंदिर दोबारा से टूट जाएगा। यहां यह भी कहा गया जंगल राज का युवराज, यह भी कहा गया कि बाबू साहब सीना तान कर चलते थे। इस तरह की बातें भी हालांकि कम सुनी गई, लेकिन इस तरह की बातें भी चुनाव में उठी। रवि जी, विवादित जो बयान दिए गए उसको कितना याद रखा जाएगा इस चुनाव के लिए हर पार्टी की तरफ से? राजेश जी, जी वही हम कह रहे हैं कि हर चुनाव में हर पार्टी की तरफ से इस तरह का की बयानबाजी होती है, लेकिन इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी के अगर कोई नेता बोलते हैं तो वह अपने दल के बड़े नेता होते हैं, वह रोल मॉडल होते हैं। तो वो रोल मॉडल अगर यदि इस तरह से कोई अगर यदि बात करेगा तो उसको लोग, उस पार्टी के लोग भी बोलेंगे, अन्य लोग भी बोलेंगे, तो यह एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। इस पर आदमी को निश्चित तौर पर थोड़ी सी लगाम लगानी चाहिए और यह नहीं होना चाहिए। और लेकिन कमोबेश आप देखिएगा हर चुनाव में इस तरह की बात होती है। इस बार भी इस तरह का जितनी बात आपने कही हम दोहराना नहीं चाहते हैं उसको, वो सभी दल के बड़े नेताओं ने कहा, तो ये लेकिन ठीक नहीं है। यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोल मॉडल आप होते हैं किसी भी दल के बड़े नेता, तो यह अच्छा नहीं लगता है ये। बिल्कुल। संजय जी, विवादित बयान जो चुनाव में उठे हैं, आप इसको किस तरीके से देखा जाए? हालांकि पहले के चुनाव देखें तो और ज्यादा होता था ये। नहीं, देखिए, शब्दों की मर्यादा पर तो बार बार बात होती है कि आपके पास क्या शब्द की किल्लत हो गई कि आप इस तरह के बयान देते हैं। और दूसरी बात